नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे को लेकर कार्यक्रम जारी किया गया है। सूचना के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह 18 अगस्त को अहमदाबाद में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री सुबह 10 बजे थल तेज में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं सुबह 10:30 बजे गांधीनगर में मिशन मिलियन ट्री योजना के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसके बाद मखरबा में सुबह 10:45 पर नवनिर्मित स्विमिंग पूल और व्यायामशाला का उद्घाटन करेंगे। वहीं 11 बजे प्रहलाद नगर में कार्यक्रम, तो वहीं 12:30 बजे सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम और अंत में गृह मंत्री अमित शाह नारायणपुरा विधानसभा में नवनिर्मित तहसीलदार कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और वहीं अंबेडकर नगर में बृहद रोजगार एवं ऋण मेला के अंतर्गत 2500 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र एवं विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों को ऋण वितरित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट भी वितरित किए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अंबेडकर नगर के कटहरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इस रोजगार मेला और भारत के भविष्य अपने युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आयोजित स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा के मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, प्रभारी मंत्री और प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, जिला के संगठन प्रभारी विधान परिषद सदस्य श्री पदम सिंह चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद पूर्व सांसद श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा और साधु वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजीव राम त्रिपाठी जी, श्री यमुना प्रसाद चतुर्वेदी जी, श्री राम प्रकाश यादव जी, ज्ञान सागर सिंह जी, रमा शंकर सिंह जी, श्री नायक वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, कपिल देव वर्मा जी, अवधेश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम जी, पूर्व विधायक धर्मराज निषाद जी, पूर्व विधायक श्री जयराम विमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती नीता कमल जी, पूर्व विधायक श्रीमती संजू देवी जी, डॉक्टर राणा रणधीर सिंह जी, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद चंद्र प्रकाश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और अंबेडकर नगर और खासतौर पर कटहरी के मेरे सभी
युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, आज मुझे इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये मेरा सौभाग्य है कि श्रावण मास में मुझे श्रवण की मातृ पितृ भक्ति कैसे होती है, उनकी इस पावन स्थली पर अंबेडकर नगर जनपद के युवाओं के साथ संवाद का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर इस पावन धरा को नमन करते हुए यहां के अन्नदाता किसानों, जिनकी मेहनत से प्रदेश और देश का पेट चलता है, जिन किसानों के अथक प्रयास से खाद्यान्न के भारत के लक्ष्य को पूरा करने में उत्तर प्रदेश सफल हो पाता है, उद्यमियों का, व्यापारियों का, नौजवानों का, समाज के प्रत्येक तबके के उन सभी नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आज मैं अपने इन युवाओं के साथ संवाद करने के लिए विशेष रूप से अंबेडकर नगर जनपद में आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी मैं यहां आने के पहले, मंच पर आने के पहले, मैंने यहां पे ऋण मेला के आयोजन को भी देखा। फिर 46 कंपनियों के द्वारा युवाओं के प्लेसमेंट के लिए, नौकरी के लिए लगाए गए स्टॉल को भी देखा और युवाओं के इंटरव्यू के कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखा। मैंने यहां की महिला स्वयंसेवी बहनों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी बहुत नजदीक से महसूस किया। मैंने यहां के उद्यमियों के द्वारा अंबेडकर नगर जो आज से 7 वर्ष पहले माफिया और अपराधियों के कारण अपनी पहचान को समाप्त कर रहा था, इस जनपद में नए उद्योग आ रहे हैं। इस कार्य को, उद्यमियों के प्रयास को ही मैंने देखा और फिर मुझे अपने युवाओं को टैबलेट देने का और जॉब पत्र देने का भी अवसर प्राप्त, नियुक्ति पत्र देने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। एक साथ यहां पे बृहद रोजगार और ऋण मिला। 5100 युवाओं को आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा अंबेडकर नगर किसी भी मायने में कम नहीं है। एक अंबेडकर नगर आज बगल में अयोध्या धाम के द्वारा, अयोध्या धाम में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसका लाभ अंबेडकर नगर जनपद को सीधे सीधे मिलने वाला है। दो एक्सप्रेस हाईवे, एक एक्सप्रेस हाईवे पूर्वांचल का और दूसरा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, ये दोनों भी अंबेडकर नगर जनपद से होकर के जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन दोनों एक्सप्रेस हाईवे पर हम 2 औद्योगिक गलियारा भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां उद्योग लगेंगे और अंबेडकर के मेरे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अंबेडकर नगर से बाहर नहीं बल्कि इसी जनपद में उन्हें नौकरी की संभावना विकसित होगी। इसके लिए भी आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इन्वेस्टर समिट का लाभ जो फरवरी 2023 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, अब तक देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट है।
40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इसमें राज्य सरकार को प्राप्त हुए। और बहनों और भाइयों, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का मतलब 1,35,00,000 से अधिक युवाओं को सीधे सीधे नौकरी देने की गारंटी। और उस गारंटी के तहत यहां पर आपने देखा होगा कि कैसे यहां के उद्यमी यहां पर अब नए नए उद्यम लग रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लगभग 6,000 करोड़ रुपए का एक उद्यम यहां लग रहा है। अलग अलग उद्यमियों ने भी रुचि ली है, कुछ को भी यहां प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। ये चीजें दिखाती है कि अब अम्बेडकर नगर बदल रहा है। अम्बेडकर नगर ने माफिया और भ्रष्टाचारियों से मुक्ति का संकल्प लिया है। और मैं आज अपने युवाओं को यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आज जिन 46 कंपनियों ने यहां पर अपने स्टॉल लगाए हैं, ये कंपनियां 21,000 वैकेंसी के साथ आपके पास आई हैं। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने नियुक्ति वितरण पत्र कार्यक्रम में जो कि शिरकत किए थे। और इसी के साथ साथ तमाम उन्होंने बातों का जिक्र किया। रोजगार को लेकर उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में अब जो है युवाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है, बल्कि सिर्फ उसकी जो गारंटी भी दी जा रही है। यानी नौकरी के साथ साथ जो गारंटी है वो अब सूबे के मुखिया की तरफ से जो है गारंटी देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे आपको लिए चलते हैं गाजीपुर, जहां पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने अब युवाओं को रोजगार के लिए अग्रसर हो रही है। युवाओं को देखिए नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है, जिस पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जो युवा है, जो बेरोजगार है, अब उन्हें रोजगार के लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो सरकार है वो अब नौकरी देने के लिए तात्पर्य जो है होती हुई नजर आ रही है। अब सीधे लिए चलते हैं आपको गाजीपुर, जहां पर हॉकी के खिलाड़ी है, वहां पर जो है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। और बहनों और भाइयों, बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश के पास अपना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी होगा। और ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे, उन्हीं के नाम पर मेरठ में बन रहा है। और आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, यहां पर अभी श्री राधे मोहन सिंह जी कह रहे थे, उनके बड़े भाई थे स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह जी, उनकी प्रतिमा की स्थापना का उन्होंने संकल्प किया है। मैं उनका अभिनंदन करूंगा कि अपने पूज्य भाई जो खेल और खिलाड़ी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था, उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाना चाहते हैं। उनकी मूर्ति लगे, अवश्य हम लोगों को अवसर मिलेगा तो उस कार्यक्रम में अवश्य आएंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, ये जो खिलाड़ी यहां से निकल रहा है, यह खिलाड़ी स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह की प्रतिमूर्ति है। इन खिलाड़ियों में इनकी प्रतिमूर्ति दिखाई देती है। स्वर्गीय मेघवर्ण सिंह जी की प्रतिमा इनके अंदर दिखाई देती है, जिनकी स्मृति में एक तेज यहां पर एक स्टेडियम बनकर के यहां के खेल और खिलाड़ियों को अपनी आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद भी हिम्मत हारे बगैर लगातार आप कार्य करते रहे। आज इसी का परिणाम है, ओलंपियन यहां से जा रहे हैं, कॉमनवेल्थ और एशियाड के लिए खिलाड़ी यहां से जा रहे हैं। सीनियर और जूनियर हॉकी का खिलाड़ी इस स्टेडियम से जा रहा है। सचमुच राष्ट्र का कार्य है और यही तो समर्पण के इस कार्य के लिए मैं इसके संचालक श्री राधे मोहन सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। और एक बार फिर से श्री ललित कुमार उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल की माता जी का, उनके पिता जी, उनके भाइयों का, उनके परिवार के सदस्यों का, उनके प्रशिक्षकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इन दोनों खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारतीय हॉकी टीम के जो हमारे महासचिव हैं, कलेक्टर हैं, इन सब का भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम लोग एक बार फिर से अगर इस प्रकार के स्टेडियम और इस प्रकार की खेल अकादमी फिर से बहाल हो गई तो कोई मेजर ध्यानचंद और कोई केडी सिंह बाबू अवश्य स्टेडियम पैदा करेंगे, अकादमी पैदा करेंगे और उत्तर प्रदेश पैदा करेगा। इस विश्वास के साथ
मैं एक बार फिर से विधिवत इन सभी पूरी हॉकी टीम को और भारत के मेडल प्राप्त करने वाले सभी खिलाड़ियों को हम लोग लखनऊ में बुलाने वाले हैं एक भव्य समारोह के लिए। मैंने खेल निदेशक सीआरपी सिंह जी से इसके बारे में पहले से कह रखा है कि वे तैयारी करें और हम पूरी भव्यता के साथ आयोजन करेंगे। इन खिलाड़ियों का सम्मान दिलाएंगे, सम्मान करेंगे और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को फिर से नौकरी की बौछार भी करेंगे। आप सबके प्रति आज के इस आयोजन के लिए इतनी भीषण गर्मी थी, इस भीषण गर्मी में भी आप लोग यहां पर उपस्थित हुए और मैं देख रहा था यहां मैदान में पानी लगा हुआ है, पूरा पानी लगा हुआ है, दलदल है, तब भी आपने हिम्मत नहीं हारी और यही हिम्मत मेडल जिताती है, यही हिम्मत विजेता बनाती है। यह विजेता भाव हमेशा हमारे मन में होना चाहिए। इस विश्वास के साथ आपको आश्वस्त करता हूं कि डबल इंजन की सरकार हमेशा आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए गाजीपुर से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह रखा गया था, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की थी और इसी के साथ साथ उन्होंने उन तमाम खिलाड़ियों का आभार जताया जिन्होंने कम संसाधन होने के बावजूद भी अब लगातार मेडल ला रहे हैं और इसी के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए भी लगातार मुख्यमंत्री सजगता के साथ आश्वासन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं जहां भारत तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जहां ग्लोबल साउथ के सभी देश एक साथ आकर मंथन करते हैं। Excellencies, Namaskar and good afternoon. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Foreign Ministers session of the third Voice of the Global South Summit. This gathering takes place as the world grapples with multiple conflicts, tensions and stresses. We, the nations of the Global South, are particularly impacted. The purpose of this exchange of views is to define our interests through that process. Hence the theme of this session, charting a unique paradigm for the Global South. Excellencies, allow me to present the 4 themes that we would be deliberating upon, recognizing their centrality to achieving SDGs and advancing global progress. 1. Strengthening economic resilience. The experience of the pandemic, conflicts and climate events have driven home the necessity for reliable and resilient supply chains. Not just that, there is also an acute need to diversify production itself in various domains to de-risk the international economy. What we earlier argued for in terms of socio-economic G20 presidency, we strove to highlight just energy transitions. We must work together as a family towards facilitating the flow of low-cost financing and critical technologies to the Global South. 3. Revitalizing multilateralism. It is an undeniable fact that even as the global order faced critical challenges, solutions did not emerge from the multilateral domain. The reason is both the obsolescence and the polarization of multilateral organizations. Here too, India has argued for reformed multilateralism and sought reform of multilateral development banks through the G20. As a group, we need to press home our case. And 4, democratizing digital transformations. The digital public infrastructure has been a key driver of the transformation currently underway in our country. Some of our experiences will be of interest to the Global South partners. They could also benefit from intra-South digital exchanges and cooperation. Excellencies, we welcome your views on
तो आप सुन रहे थे विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जो कि अब जो मेजबानी करते हुए नजर आ रहे थे। उसी के साथ जो सम्मेलन था उसका मेजबानी करते हुए जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर करते हुए नजर आ रहे थे। और तमाम देश के देखिए जो विदेश मंत्री थे वो जुड़े हुए थे और वर्चुअली तौर पर देखिए बातचीत का जो जरिया था वो भी लगातार जारी था। और आगे बढ़ते देखिए नेताओं का उद्घाटन सत्र जो है पीएम ने जो है समापन पर टिप्पणियां की हैं। आप सभी के बहुमूल्य विचारों और सुझावों के लिए मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने हमारी साझी चिंताओं और महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। आपके विचारों से ये बात साफ है कि ग्लोबल साउथ एकजुट है। आपके सुझावों में हमारी व्यापक भागीदारी का प्रतिबिंब है। आज की हमारी चर्चा से आपसी सामंजस्य के साथ आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है। मुझे विश्वास है कि इससे हमारे साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गति मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी की बात सुनने के बाद आज मैं आपके सामने भारत की ओर से एक व्यापक ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इस कॉम्पैक्ट की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभवों पर आधारित होगी। यह कॉम्पैक्ट ग्लोबल साउथ के देशों द्वारा स्वयं निर्धारित की गई विकास प्राथमिकताओं से प्रेरित होगा। यह ह्यूमन सेंट्रिक होगा और विकास के लिए मल्टी डायमेंशनल होगा और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आगे बढ़ाएगा। यह डेवलपमेंट फाइनेंस के नाम पर जरूरतमंद देशों को कर्ज तले नहीं दबाएगा। यह पार्टनर देशों के संतुलित और सतत विकास में सहयोग देगा। फ्रेंड्स, इस डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के तरह हम ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसेशनल फाइनेंस और ग्रांट्स इस पर फोकस करेंगे। ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज को बल देने के लिए भारत $2.5 मिलियन के विशेष फंड की शुरुआत करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड नेगोशिएशन में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए $1 मिलियन का फंड प्रदान किया जाएगा। ग्लोबल साउथ के देशों में फाइनेंशियल स्ट्रेस और डेवलपमेंट फंडिंग के लिए भारत एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में सहयोग दे रहा है। हम ग्लोबल साउथ को सस्ती और प्रभावी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए काम करेंगे। हम औषधि रेगुलेटर्स के प्रशिक्षण में भी सहयोग करेंगे। कृषि क्षेत्र में नेचुरल फार्मिंग के अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी साझा करने में हमें खुशी होगी। फ्रेंड्स, आपने तनावों और संघर्षों से जुड़ी चिंताओं को भी प्रकट किया है। यह हम सभी के लिए गंभीर विषय है। इन चिंताओं का समाधान
जस्ट और इंक्लूसिव ग्लोबल गवर्नेंस पर निर्भर करता है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी प्राथमिकताओं में ग्लोबल साउथ को वरीयता मिले, जहां विकसित देश भी अपने दायित्व और कमिटमेंट पूरे करें, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी को कम करने के लिए कदम उठाएं। अगले महीने यूएन में होने वाली समिट ऑफ द फ्यूचर इस सब के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।